नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्वा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं एग्रोनॉमी का लेक्चर नंबर 63, जिसमें मैं रोज के तरीके से आप लोगों से 10 क्वेश्चन पूछूंगा। उन 10 क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी थ्योरी होगी, क्वेश्चन से रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी के बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग इस समय बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो या आप पढ़ चुके हो और चाहते हो कि आपने बीएससी एग्रीकल्चर में जितने भी सब्जेक्ट पढ़े थे, ये सभी सब्जेक्ट जो यहाँ पर दिए गए हैं, इन सभी सब्जेक्ट की अगर आप डिटेल में तैयारी करना चाहते हो, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके 1000 रुपये का पेमेंट करके हमारा ये जो अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स है, इसको परचेज कर सकते हो, जिसमें आपको इन सभी चीजों के लेक्चर्स मिलेंगे। जो सभी सब्जेक्ट दिए गए हैं, लगभग 600 घंटे की आपको क्लास मिलने वाली है। इसके साथ साथ में आपको हर लेक्चर की पीडीएफ नोट्स मिलेगी, जिससे आप आसानी से रिवाइज कर सकते हो। इसके बारे में बात करें तो ये जो कोर्स है, इसको बनाया गया है, इस तरीके से बनाया गया है कि कोई भी वनडे कम्पिटिटिव एग्जाम हो जिसमें एग्रीकल्चर पूछा जा रहा हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्रीकल्चर का एग्जाम हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एग्रीकल्चर का एग्जाम हो, अगर उसमें एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर मांगा जा रहा है और एग्रीकल्चर सब्जेक्ट उसमें आ रहा है, तो आपके लिए ये जो कोर्स होने वाला है, बिल्कुल 600 घंटे के आसपास का कोर्स, ये बिल्कुल आपके लिए अल्टीमेट होने वाला है। पूरे 1 साल का कोर्स है, जो कि आपको मात्र 1000 रुपये में मिलेगा। सबको सबकी वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग सेशन भी होंगे, और इसके साथ साथ आपको इसका पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा। जो चीज मैं पढ़ाऊंगा उसके आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसको पढ़ लेने के बाद आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई और बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। जितना यहाँ मैं पढ़ाऊंगा उतना मोर देन सफिशियंट होगा आपका किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप इसको खरीदना चाहते हो या कोर्स से रिलेटेड और भी आपको अधिक जानकारी चाहिए, तो आप मेरा इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हो, 9792779713। ये जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, चाहे आप इस पर व्हाट्सएप पे कॉल कर लो और चाहे आप हमारे पास मैसेज कर लो, दोनों चीजों से आप हमें संपर्क कर सकते हो। संपर्क करके आप कोर्स से रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए वो आप हमसे प्राप्त कर सकते हो। चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। Which herbicide is classified as a नॉन रेजिडुअल हर्बिसाइड? ऐसा कौन सा हर्बिसाइड है इनमें से जो कि नॉन रेजिडुअल नेचर का है? नॉन रेजिडुअल नेचर का मतलब होता है गैर अवशिष्ट, यानी कि जब ये हर्बिसाइड हम अपने खेत में डालेंगे तो थोड़े दिन के अंदर अंदर ये इसका जितना भी रेजिड्यू होगा, जितना भी इसका अवशेष होगा, वो या तो अवशोषित हो जाएगा या तो नष्ट हो जाएगा, जिससे कि हमारी जो फसल होगी वो सुरक्षित बन जाएगी। और इसको जब हम खाएंगे, इसको खाएंगे कहने का मतलब कि जिस फसल में ये डाला जाएगा, अगर उस फसल को हम खाएंगे तो हमको कोई भी हार्मफुल इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो इसमें से कौन सी है? एट्राजीन है, पैराक्वाट है, या 2,4-D है, फिर या फिर है फ्लू क्लोरालिन? ये आपका इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो सकता है? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पैराक्वाट। पैराक्वाट एक ऐसा हेर्बिसाइड होता है जिसका रेजिडुअल इफेक्ट बिल्कुल नहीं होता है। Paraquat is a non-residual herbicide, meaning it does not persist in the soil for long. मतलब ये मिट्टी में बहुत दिनों तक, लंबे समय तक नहीं रहता है इसका जो अवशेष है। Another example of non-residual herbicide is Dicot. Paraquat और Dicot, ये आपके दो ऐसे herbicide होते हैं जो कि नॉन रेजिडुअल नेचर के होते हैं। ये मिट्टी में बहुत दिनों तक अपने अवशेष को छोड़ते नहीं है, थोड़े दिनों में ही इनके जो अवशेष होते हैं वो मिट्टी से नष्ट हो जाते हैं। नॉन रेजिडुअल हर्बिसाइड ब्रेक डाउन क्विकली आफ्टर एप्लीकेशन, जैसे ही हम इसका एप्लीकेशन करते हैं वैसे ही ये तुरंत आसानी से ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जिससे कि इनका रेजिडुअल इफेक्ट हमारी मिट्टी में या हमारे क्रॉप में देखने को नहीं मिलता है। दे आर ऑफ्टन यूज फॉर इमीडिएट वीड कंट्रोल विदाउट लॉन्ग टर्म सॉइल इम्पैक्ट। ये इमीडिएट वीड कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है और इसका लॉन्ग टर्म कोई सॉइल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। कुछ ऐसे हेर्बिसाइड होते हैं जिनको जब हम डाल देते हैं तो हमारी सॉइल पे भी काफी ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है, लेकिन पैराक्वाट और डाइक्वाट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे सॉइल के लिए सुरक्षित रहता है। पैराक्वाट जो है एक तरीके का कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड है जो कि क्विक वीड मैनेजमेंट के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड का मतलब ये है कि ये हर्बिसाइड पौधे के जिस भाग पर टच करेगा उस भाग को जला देता है। एक तो होता है सिस्टेमिक हर्बिसाइड, एक होता है आपका कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड। सिस्टेमिक हर्बिसाइड जो होता है वो पौधे के सिस्टम के अंदर घुस जाता है, उसके मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करके तब पौधे को मारता है। और कॉन्टेक्ट हर्बिसाइड पौधे के जिस पार्ट को टच कर लेगा, ऊपर से जहां भी वो कॉन्टेक्ट में आएगा, पत्ती के कॉन्टेक्ट में आए, तने के कॉन्टेक्ट में आए, फ्लावर फ्रूट या फिर जड़ के जिसके भी कॉन्टेक्ट में आएगा, उस चीज को ये डैमेज कर देता है।
व्हाट इज द फैमिली ऑफ वीड स्ट्राइगा, स्ट्राइगा की यहाँ पर फैमिली पूछी जा रही है। ऑप्शन आपके हैं वर्बेनिएसी, स्क्रोफुलरेसी, पेपेवरेसी या फिर ग्रेमनी। तो आपका जो स्ट्राइगा है, स्ट्राइगा आपका है स्क्रोफुलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। स्ट्राइगा स्पीसीज जो होता है वो एक तरीका का पैरासिटिक वीड होता है जो कि स्क्रोफुलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। ये अफेक्ट करता है सोरगम और मेज, सोरगम की और मेज की जो क्रॉप होती है इसको ये इफेक्ट करता है। कैसे इफेक्ट करेगा, जैसे मान लो कि यहाँ पर सोरगम का प्लांट है और ये सोरगम की जड़ है, यहाँ पर एक स्ट्राइगा आएगा, वो अपने चूसक होते हैं जिसको हस्टोरिया बोलते हैं, ये निकलेगा और ये क्या करेगा, ये जो सोरगम के रूट्स हैं इनके रूट्स के अंदर घुस जाएगा और अपनी जो जड़ें होती हैं, इसकी जो हस्टोरिया होते हैं, चूसक जो होते हैं, ये सोरगम के जड़ के अंदर घुसेड़ देगा और जो भी सोरगम न्यूट्रिएंट पौधा एब्जॉर्ब करेगा मिट्टी के अंदर से उसको ये अपने अंदर ले लेगा। तो धीरे धीरे हमारा जो सोरगम होता है वो सूखने लगता है, इसकी जो ग्रोथ होती है वो स्टंट हो जाती है, रुक जाती है और ये स्ट्राइगा जो है ये ज्यादा बढ़ने लगता है। स्ट्राइगा जो होता है एक, इसको हम विच वीड भी कहते हैं और इसकी वजह से हमारा यील्ड काफी ज्यादा लॉस होता है। कंट्रोल मेथड की अगर हम बात करें तो इसके लिए हमको रेजिस्टेंट वैरायटी और सॉइल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ क्रूशियल टू प्रिवेंट इट स्प्रेड इन द डिजीज, बोले तो अगर हम इसको अर्ली जान पाए, जल्दी समय पर इसको अगर जान पाए कि हाँ हमारे खेत में स्ट्राइगा का इन्फेक्शन होने वाला है, तो हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी खरपतवार, इस खरपतवार को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और हमारी फसल को कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा। बस शर्त यह है कि हमको इसको जल्दी डिटेक्ट करना होगा। व्हाट इज द फैमिली ऑफ द वीड इकाइनोक्लोआ, इकाइनोक्लोआ जो है ये आपका धान का एक खरपतवार होता है, इसकी फैमिली पूछी जा रही है। वर्बेनियसी, स्क्रोफुलिएसी, पेपेवरेसी या फिर ग्रेमनी। तो आपका इकाइनोक्लोआ क्रुसगिलाई जो है, इकाइनोक्लोआ क्रुसगिलाई जो है ये आपका क्या है, ग्रेमिनीफिल से, ग्रेमिन से बिलोंग करता है। इकाइनोक्लोआ क्रुसगिलाई को हम बर्नयार्ड ग्रास भी कहते हैं। इकाइनोक्लोआ स्पीसीज कॉमनली नोन एज बर्नयार्ड ग्रास जो कि ग्रेमिनी फैमिली से बिलोंग करता है। ये एक तरीके का राइस फील्ड का मेजर वीड होता है जो कि राइस के क्रॉप में वाटर और न्यूट्रिएंट के लिए अपना जो राइस की प्लांट है उससे कंपटीशन करता है पोषक तत्वों के लिए। इकाइनोक्लोआ स्पीसीज जो होता है एक मिमिक राइस होता है जो कि अर्ली स्टेज में काफी ज्यादा इसको डिफिकल्ट होता है जानना कि कौन सा इकाइनोक्लोआ क्रिसगलाई है और कौन सा धान है। मतलब नर्सरी के स्टेज में इकाइनोक्लोआ क्रिसगलाई और धान दोनों का जो दोनों के जो पौधे होते हैं, दोनों की जो सीडलिंग होती है वो दोनों एक ही जैसा रहता है, इसीलिए इकाइनोक्लोआ क्रिसगलाई को मिमिक्री बीड ऑफ राइस भी कहा जाता है। हर्बिसाइड लाइक ब्यूटाक्लोर आर इफेक्टिव फॉर इट्स मैनेजमेंट इन द फील्ड, जैसे मैंने बताया था कई बार बोला है कि ब्यूटाक्लोर जो कि मार्केट में मचेटी के नाम से आता है, इसका यूज किया जाता है इसको मैनेज करने के लिए। प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट कैन आल्सो सप्रेस इट्स वाटर ग्रोथ। ध्यान से समझना, अगर राइस की प्लांटिंग करने के बाद खेत में कुछ समय तक हम 5 सेंटीमीटर तक जल भराव की स्थिति बनाए रखें, अगर खेत में हमेशा 5 सेंटीमीटर तक पानी भरा रहे ट्रांसप्लांटिंग के बाद से ही, तो ये इकाइनोक्लोआ क्रुसगलाई जो है ये उग नहीं पाएगा, क्योंकि मिट्टी के ऊपर जैसे ही आएगा तो इसको पानी मिल जाएगा, ऑक्सीजन की ऑक्सीजन इसको मिल नहीं पाएगा और जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो जर्मिनेट हो नहीं पाएगा, पानी के अंदर ही पड़ा रह जाएगा तो जर्मिनेशन नहीं होगा। तो अगर पानी का प्रॉपर मैनेजमेंट हम करते रहें, अपने खेत में पानी भरे रहें धान की फसल में, तो इकाइनोक्लोआ क्रिसगलाई को बचा सकते हैं। बाकी जो अपना ब्यूटाक्लोर है ये तो रामबाण है ही। आगे बात करते हैं, व्हाट इज द साइज ऑफ एन एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम जो होता है ये लंबाई मापने का एक यूनिट होता है, इससे हम लंबाई मापते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक एंगस्ट्रॉम की साइज कितनी होती है, मतलब एक एंगस्ट्रॉम कितना छोटा होता है, कितना लंबा होता है ये। 10⁻⁻⁵मीटर, 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻2 मीटर या 10⁻⁻15 मीटर। तो 10 की घात -10, 10 की घात -10 बोले तो 1 मीटर में आप 10 की घात -10 बोले तो कितना कर देंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरीके से 10 शून्य लगा लो। इतना जब आप कर लोगे तो 1 मीटर में इतना भाग कर देने के बाद जो लंबाई आती है वो आती है एंगस्ट्रॉम में। एक एंगस्ट्रॉम ये बहुत ही ज्यादा छोटा यूनिट होता है। 10 मिलियन ऑफ ए मीटर, 10 मिलियन बोले तो 1 मिलियन में 10 लाख होता है और 10 मिलियन का मतलब 1 करोड़।
1 मीटर को अगर 1 करोड़ भाग में हम तोड़ देंगे तो जो एक भाग हमको मिलेगा वो 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। इसको जो बोलते हैं, चाहे इसको बोल सकते हो 10⁻⁻7 मिलीमीटर या फिर 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। एंगस्ट्रॉम जो होता है ये ज्यादातर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है सॉइल साइंस में। ये जो हेल्प करता है हमारे सॉइल पार्टिकल के साइज को जानने में और इसके प्रॉपर्टी को समझने में एंगस्ट्रॉम का काफी ज्यादा मदद लिया जाता है। द यूनिट इज वाइडली यूज इन साइंटिफिक रिसर्च एंड एग्रोनॉमी। साइंटिफिक रिसर्च और एग्रोनॉमी में इसको ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि ये 1 मीटर का 1 करोड़वा भाग है, तो इस वजह से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना छोटा है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, ये सब चीजें जो होती हैं उसको इसी इसी लंबाई में मापा जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा छोटा होता है। हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ ए वैल्यू इन सॉइल साइंस। सॉइल साइंस में ए वैल्यू का एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको किसने दिया था? गार्डनर ने दिया था, या फिर सेक्स ने दिया था, या फिर इसको फ्रेंड एंड डीन ने दिया था, या फिर हेलमेंथोस्पोरियम ने दिया था। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है फ्रेंड एंड डीन ने दिया था। ए वैल्यू कॉन्सेप्ट जो था ये प्रपोज किया गया था फ्रेंड एंड डीन के द्वारा 1952 में। ये मेजर करता है अवेलेबल सॉइल न्यूट्रिएंट को इन टर्म ऑफ स्टैंडर्ड फर्टिलाइजर। स्टैंडर्ड फर्टिलाइजर के टर्म में ये अवेलेबल सॉइल न्यूट्रिएंट को मेजर करता है कि हमको कितना न्यूट्रिएंट इसको और देना है। ए वैल्यू इज यूज टू एक्सेस अवेलेबल फॉस्फोरस एंड सल्फर। हमारी मिट्टी के अंदर कितना अवेलेबल फॉस्फोरस है और कितना अवेलेबल सल्फर है, इसको मेजर करने के लिए ए वैल्यू जो कॉन्सेप्ट है इसका उपयोग किया जाता है। इसको जो एक्सप्रेस करने की बात करें तो इसको एक्सप्रेस किया जाता है बी ब्रैकेट में 1 - y में, वेयर बी जो है एक स्टैंडर्ड फर्टिलाइजर अमाउंट होता है। ए वैल्यू हेल्प करता है फार्मर को डिटरमाइन करने में कि उसको फर्टिलाइजर कितना देना है अपनी क्रॉप में। अगला क्वेश्चन है which nutrient is assessed using the A value in soil science। soil science में A value किसके लिए उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटेशियम या फिर कैल्शियम, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है? तो आपका जो ऑप्शन है फास्फोरस। फास्फोरस और सल्फर के लिए आपका ए वैल्यू कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। ये हेल्प करता है डिटरमाइन करने के लिए कि कितना न्यूट्रिएंट हमको कितना न्यूट्रिएंट पौधे के लिए अवेलेबल है, हमारी मिट्टी में कितना न्यूट्रिएंट अवेलेबल है, यानी कि कितना फास्फोरस और सल्फर अवेलेबल है जो कि पौधों को प्राप्त हो सकता है। दिस मेथड यूज ए स्टैंडर्ड फर्टिलाइजर टू कंपेयर सॉइल न्यूट्रिएंट लेवल। सॉइल न्यूट्रिएंट लेवल को कंपेयर करने के लिए एक स्टैंडर्ड फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है ए वैल्यू कॉन्सेप्ट में। ए वैल्यू इज ए क्रूशियल फॉर ऑप्टिमाइजिंग फर्टिलाइजर एप्लीकेशन इन द एग्रीकल्चर फील्ड। एग्रीकल्चर फील्ड में फर्टिलाइजर के एप्लीकेशन को ऑप्टिमाइज करने के लिए ए वैल्यू कॉन्सेप्ट का यूज ज्यादातर किया जाता है। इट इंश्योर्स इफेक्टिव नाइट्रोजन मैनेजमेंट फॉर बेटर क्रॉप यील्ड। क्रॉप यील्ड को बहुत बेटर करने के लिए और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट को अच्छा करने के लिए जो ए वैल्यू कॉन्सेप्ट है इसका यूज किया जाता है। कुछ फर्टिलाइजर इज क्लासिफाई एज ए एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर। कुछ फर्टिलाइजर ऐसे होते हैं जो कि मिट्टी में पड़ने के बाद नाइट्रोजन, जो उसको नाइट्रोजन देना है या फिर जो भी न्यूट्रिएंट देना है वो न्यूट्रिएंट पौधे को देने के बाद एक इफेक्ट छोड़ते हैं। तो कुछ होते हैं अंतिम में एसिड बनाते हैं, कुछ होते हैं जो अंतिम में क्षार बनाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा ऐसा फर्टिलाइजर है जो अंत में जाकर मिट्टी में एसिड को बढ़ावा देता है? बोले तो सॉइल का पीएच घटाने में यह मददगार होता है। तो आपका जो कैल्शियम नाइट्रेट है, अमोनियम सल्फेट है, पोटेशियम क्लोराइड है, या फिर सिंगल सुपर फास्फेट है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका राइट आंसर हो सकता है? तो आपका जो ऑप्शन है अमोनियम फास्फेट, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि अमोनियम फास्फेट जो है, तो सॉरी अमोनियम जो सल्फेट है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि जो अमोनियम सल्फेट है एक तरीके का एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर होता है जिसकी वजह से एसिड रिएक्शन सॉइल के अंदर होता है और जो सॉइल है, सॉइल की एसिडिटी बढ़ती जाती है। एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर के और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? जैसे अमोनियम क्लोराइड है, एनहाइड्रस अमोनिया है और यूरिया है। ये सभी कैसे होते हैं? ये सभी एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर होते हैं। एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर जो होते हैं ये सॉइल के पीएच को ओवर द टाइम धीरे धीरे ये लो करते रहते हैं जिसकी वजह से सॉइल की हेल्थ प्रभावित होती है। ये जो एसिड फॉर्मिंग फर्टिलाइजर होते हैं ज्यादातर उन क्रॉप्स के लिए ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं जो कि स्लाइटली एसिडिक कंडीशन को रेजिस्ट कर पाती है। अगर हम सॉइल पीएच मॉनिटरिंग की बात करें तो सॉइल पीएच मॉनिटरिंग इसके लिए काफी एसेंशियल हो जाता है
जिससे हम ये जान पाए कि कहीं हम फर्टिलाइजर डालने की वजह से ज्यादा एसिडिफिकेशन तो नहीं हो रहा है। क्योंकि बार बार जब हम ये फर्टिलाइजर डालते रहते हैं तो हमारी मिट्टी के अंदर एसिड जो है वो बढ़ने लगता है। तो हम ये करते हैं कि बराबर अपने खेत में जो पीएच है उसको बराबर चेक करते रहते हैं, कि जिससे हम अंदाज लगा पाए कि कहीं इस फर्टिलाइजर की वजह से हमारा सॉइल का पीएच ज्यादा एसिडिक तो नहीं हो जा रहा है। अगला है, व्हाट इज द सॉइल पीएच ऑफ एसिड सल्फेट सॉइल। जो एसिड सल्फेट सॉइल होता है उसमें पीएच लेवल कितना होता है। पीएच होता है <4, या फिर पीएच 5 से 6 होता है, या 7 से 8 होता है, या फिर 9 से ज्यादा होता है। तो इसमें आपका जो आंसर है वो 4 से कम होता है। बोले तो <4। एसिड सल्फेट का जो सॉइल है हैव ए पीएच <4 ड्यू टू द सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मेशन। ये आपका जो एसिड सल्फेट होता है ये अंत में जाके सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है, जिसकी वजह से जो पीएच है वो 4 या इससे कम हो जाता है। दे फॉर्म दे फॉर्म बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर बियरिंग फेरस पायराइड मटेरियल। जो फेरस पायराइड मटेरियल होता है ये आपका सल्फर को मिला लेता है और इसकी वजह से सल्फ्यूरिक एसिड बनने लगता है। दीज सॉइल आर फॉर्म इन कोस्टल डेल्टिक या फिर यूस्टेरेन एरियाज ऑफ ह्यूमिड, यानी कि जो ह्यूमिड एरियाज होते हैं वहां पर ज्यादातर एसिड सॉइल का फॉर्मेशन होता है। एसिड सल्फेट सॉइल इज नॉन नोन एज कैट क्ले। इसको कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कैट क्ले। तो आपका जो एसिड सल्फेट सॉइल होती है उसको हम कैट क्ले के नाम से जाना जाता है। दे पोज ए चैलेंज फॉर एग्रीकल्चर ड्यू टू देयर हाई एसिडिटी। क्योंकि ये ज्यादा हाईली एसिडिक होता है इस वजह से इसमें खेती करना काफी ज्यादा मुश्किल भरा काम होता है। आगे बात करते हैं, वेयर आर एसिड सल्फेट सॉइल प्राइमरली फाउंड। एसिड सॉइल जो होती है वो एसिड सल्फेट सॉइल प्राइमरली कहाँ पर पाई जाती है। एरी डेजर्ट में पाई जाती है, कोस्टल डेल्टाइक एरिया में पाई जाती है, या माउंटेन रीजस में पाई जाती है, या अर्बन एरियाज में पाई जाती है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है, जो कोस्टल के डेल्टा एरिया होते हैं वहां पर ये एसिडिक जो सल्फेट सॉइल होती है वो पाई जाती है। एसिड सल्फेट सॉइल इज प्राइमरली फाउंड इन कोस्टल डेल्टिक एंड स्टूरेन एरियाज ऑफ ह्यूमिड ट्रॉपिक। जो ह्यूमिड की ट्रॉपिकल कंडीशन वाली चीजें होती है, जैसे जो पश्चिम बंगाल है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, वहां पर इस तरीके की सॉइल पाई जाती है। दे फॉर्म ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर बियरिंग फ्यूरस पायराइड मटेरियल। इसके बारे में मैं बोल दिया हूँ। दीज सॉइल हैव ए लेस पीएच देन 4, यानी कि 4 से कम इसका पीएच हो जाता है, जिसको हम कैट क्ले बोलते हैं। दे आल आल्सो रेफर्स टू एट कैट क्ले। सॉइल साइंस में इसको कैट क्ले भी कहा जाता है। मैनेजमेंट के लिए इसको इंक्लूड करते हैं लाइमिंग टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। क्योंकि इसका जो पीएच होता है वो 4 से भी कम हो जाता है। 4 से भी कम हो जाने का तात्पर्य सीधा सीधा ये है कि ये 3 पीएच और 2 पीएच तक पहुंच जाता है इसका सॉइल का पीएच। तो इस वजह से इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको लाइम की जरूरत पड़ती है, जिसको हम बुझा चूना बोलते हैं। बुझा चूना को मिट्टी में मिला के एसिडिक सॉइल को हम कंट्रोल कर सकते हैं। व्हाट डज अडेशन रिफर्स टू इन द सॉइल। सॉइल में अडेशन क्या होता है। दो तरीके की फोर्स होती है, एक तो कोहेजन फोर्स होती है, एक अडेशन फोर्स होती है। तो अट्रैक्शन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल जब लगता है तो उसको क्या बोलते हैं। अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, या सॉइल पार्टिकल माइग्रेट्स को क्या बोलते हैं, या नाइट्रोजन फिक्सेशन को क्या बोलते हैं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो है आपका अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल। जब डिफरेंट मॉलिक्यूल होगा तो उसको अडेशन बोलते हैं। ठीक। सी फॉर कॉमन होता है, और सी फॉर, एक तो अडेशन होता है, कोहेजन होता है। कोहेजन, कोहेजन सी ए से कोहेजन एंड सी ए से कॉमन, COMMAN कॉमन। सी से कोहेजन, को से सी से कॉमन। जब किसी कॉमन मतलब एक जैसे एलिमेंट में लगेगा, जब सेम मॉलिक्यूल में लगता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोहेजन। और जब डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल में लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, अडेशन बोलते हैं। जैसे जो ओंठ पे जो लिपस्टिक चिपक जाती है वो कैसे किस वजह से चिपक जाती है, वो चिपक जाती है आपकी एडहेशन की वजह से। पानी जो है, पानी के पानी जो पानी से चिपका रहता है वो कैसा होता है, वो होता है एडहेशन की वजह से। एक एडहेसिव टेप आता है, वो टेप टेप को ही चिपके रहता है तो उसको एडहेशन बोलते हैं। समझ गए। टेप आता है ना, एडहेसिव टेप,
वो टेप क्या होता है कि मेज पे चिपका दो तो चिपक जाएगा, दीवार पे चिपका दो तो चिपक जाएगा। क्यों? क्योंकि टेप का मटेरियल दूसरा है, दीवार का मटेरियल दूसरा है। टेप का मटेरियल दूसरा है, मेज का मटेरियल दूसरा है, लेकिन तब भी चिपक जा रहा है, तो उसको अडेशन बोलते हैं। अडेशन वाली फोर्स होती है, इस वजह से जब चिपक जा रहा। और कोहेजन वाली जो फोर्स होती है वो सेम मॉलिक्यूल के बीच में लगती है। जैसे कि आपका पानी का पानी के मॉलिक्यूल आपस में लगा रहे हैं, या आपके कोई भी कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, चिपकने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोहेजन बोलते हैं। इट हेल्प वाटर मॉलिक्यूल स्टिक टू द सॉइल पार्टिकल एडिंग टू द सॉइल मॉइस्चर कंटेंट। इसी वजह से सॉइल मॉइस्चर कंटेंट बहुत दिनों तक बना रहता है। सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर का रिटेंशन है वो काफी लंबे समय तक बना रहता है। adhesion is crucial for capillary action in soil। सॉइल के अंदर जो कैपिलरी एक्शन होता है, कैपिलरी वाटर को ही पौधे एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो सॉइल और वाटर ये दोनों आपस में किसकी मदद से चिपके रहते हैं? सॉइल और वाटर दोनों डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, तो ये दोनों अडेशन से चिपके रहते हैं। और पानी के दो मॉलिक्यूल आपस में किससे चिपके रहते हैं? कोहेसिव फोर्स के कारण, जिसको हम कोहेजन बोलते हैं। इट अफेक्ट सॉइल स्ट्रक्चर एंड वाटर अवेलेबिलिटी फॉर द प्लांट। ये सॉइल के स्ट्रक्चर को और वाटर की अवेलेबिलिटी को प्लांट में बढ़ाते हैं। अंडरस्टैंडिंग अडेशन हेल्प इन इरिगेशन एंड सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिस। जब हम अडेशन को समझ पाते हैं तो अपने खेत में कब इरिगेशन करना है और किस तरीके का सॉइल मैनेजमेंट करना है, ये हम आसानी से समझ पाते हैं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करिए। आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ साथ आप यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे होंगे, इस वीडियो को देखकर आप हमारा अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स जो कि 1000 रुपए में है, इसको आप खरीद सकते हो। और यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट दिख रही होगी, इस प्लेलिस्ट को आप देखकर अपना नॉलेज दिन ब दिन बढ़ा सकते हो। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।